आप तमाम लोग जानते हैं कि देश भर में वक्फ बोर्ड वक्फ बिल काफी चर्चे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने 8 अगस्त को लोकसभा के अंदर वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो पेश किया था, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से वो बिल जो है लोकसभा से वो बिल पास नहीं हो पाया। नतीजा ये हुआ कि बाद में लोकसभा के स्पीकर महोदय के द्वारा एक जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को गठित किया गया, जिसमें लगभग 2 दर्जन के आसपास मेंबर शामिल किए गए। उस मेंबर में एक नाम असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर भी हैं। उन्होंने लगातार जो है इस बिल की मुखालफत की है। न सिर्फ तेलंगाना, हैदराबाद, बल्कि हिंदुस्तान के कई सारे सूबे में पहुंच करके वो इस बिल की मजम्मत कर रहे हैं और जो तरमीम इस बिल में की गई है उसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी वक्फ के चर्चों में खूब शामिल है। अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया को देख रहे होंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि जब भी चर्चा वक्फ पर हो रही है तो चर्चाएं असदुद्दीन ओवैसी पर भी हो रही है। अब आप कहेंगे कि आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी चर्चे में क्यों है? वजह आप तमाम लोग बखूबी जानते हैं। इस बार देश के लोकसभा में 24 मुस्लिम सांसद चुन करके भेजे गए, लेकिन अगर वक्फ पर जम करके कोई इंसान, कोई व्यक्ति, कोई सांसद बोल रहा है तो वो एक वाहिद नाम असदुद्दीन ओवैसी है। और चूंकि वो जेपीसी के मेंबर भी गठित किए गए, इस वजह से वो और भी ज्यादा चर्चे में है। ऐसे में लगातार असदुद्दीन ओवैसी अलग अलग सम्मेलनों में जाकर के वक्फ बिल के खिलाफ अपनी बात वो रख रहे हैं। नतीजा ये हो रहा है कि उनके इस आवाज बुलंद करने पर भी कुछ लोगों को काफी चुभन हो रही है। यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे मामले पर एक सम्मेलन में बड़ी बात कही है। उन्होंने बताया कि किस तरह से तेलंगाना में लगभग 33,000 से ज्यादा प्रॉपर्टीज जो है वो आपको वक्फ की है। ऐसे में चूंकि वक्फ की प्रॉपर्टी 33,000 से ज्यादा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस बिल को लेकर के आए हैं, उस बिल के जरिए उसमें से 90% से ज्यादा वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसे वापस ली जा सकती है। अब आप कहेंगे कैसे? असल में एक टर्म है जिसे समझने की जरूरत है, वो है रजिस्टर्ड डीड। यानी कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसका रजिस्टर्ड डीड है या नहीं, ये बड़ा मायने रखता है। अब मान के चलिए कि एक मक्का मस्जिद है जो आज से लगभग 400 साल पुरानी है, तो क्या 400 साल पुरानी मक्का मस्जिद का कोई रजिस्टर्ड डीड होगा? ये एक बड़ा सवाल है। अब 400 साल पहले मस्जिद, तो उस वक्त में कोई रजिस्ट्रेशन का सिस्टम नहीं था और हिंदुस्तान के मुसलमानों ने सीधे तौर पर उस मस्जिद को ये समझ करके मस्जिद की जमीन पर जो है वो इस्तेमाल करते रहे कि भैया ये तो कई सालों से है। बाप दादा ने बताया कि बेटा 100 साल पहले से है, तारीखें लिखी हुई है, वहां पर सारी चीजें हैं जो कहा जा सकता है कि एएसआई की रिपोर्ट से ये बातें सामने आ सकती है कि भैया ये 400 साल पुरानी मस्जिद, लेकिन उसका डीड नहीं है। अब डीड नहीं है तो क्या इसका ये मतलब है कि कल को अगर ये बिल पास हो जाता है, खुदा ना खास्ता कानून बन जाता है, तो क्या उन मसाजिदों को छीन ली जाएगी? क्या उन कब्रिस्तानों को, उन कब्रगाहों को छीन लिया जाएगा जो आज से सदियों से कहा जा सकता है उस क्षेत्र में वो कब्रिस्तान है, लेकिन उसका डीड पेपर लोगों के पास नहीं होगा? ये एक बड़ा सवाल असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा है। आप खुद इस वीडियो को देखिए ताकि आपको वक्फ के बारे में और बेहतरीन जानकारी मिल सके, ताकि आप जब लोगों से बात करें तो उन्हें यह समझा सके कि क्यों जरूरी है कि इस बिल की मुखालफत की जाए। इसमें वक्फ बाय यूजर है, यानी आप किसी चीज को इस्तेमाल करते हैं तो उससे उसके इस्तेमाल पर वो वक्फ हो जाती है। मिसाल के तौर पर एक कब्रिस्तान है, तदफीन हो रही, वक्फ की हो जाती बरसों से। मस्जिद है जिस अंग्रेजी का वर्ड है टाइम इमेमोरियल से आप नमाज पढ़ रहे हैं, वक्फ बाय यूजर है। ईदगाह है, तो अब मोदी क्या किए, वक्फ बाय यूजर को निकाल दिए और मोदी ये बोल रहे हैं कि आप रजिस्टर्ड डीड से अब आप वक्फ करना, यानी जितने वक्फ की प्रॉपर्टियां हैं 33,000 वक्फ की प्रॉपर्टी तेलंगाना में, तो मोदी ये बोल रहे हैं कि अब ये कानून जब खुदा ना खास्ता बन गया तो ये 33,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज जो तेलंगाना में है, इसमें 90% के पास डीड नहीं है, रजिस्टर्ड डीड नहीं है, तो वो क्या होंगे? वक्फ नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे ना वक्फ। जब कानून बोलेगा कि रजिस्टर्ड डीड लेकर आओ, रजिस्टर्ड डीड नहीं है। अगर आपको जाके बोलेंगे कि मक्का मस्जिद का डीड लेकर आओ, मक्का मस्जिद पुरानी है, कितनी पुरानी है? 100 साल, 200 साल, 300 साल, करीब 400 साल पुरानी, 400 साल। अब 400 साल में रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट होता था,
तो आपने सुना असदुद्दीन ओवैसी साहब को कि किस तरह से, किस बेबाकी के साथ उन्होंने इस मुद्दे पर नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए यह बात बताई कि कैसे मोदी ये चाहते हैं कि मुसलमानों के इस वक्फ को, वक्फ की प्रॉपर्टी को छीन ली जाए। यकीनी तौर पर आप इस बात को समझ सकते हैं कि जब किसी माशरे में किसी एक व्यक्ति के पास बहुत जमीन होता है और कोई उसी इलाके में एक बड़ा रंगदार हो जाता है, तो उसके निशाने पर वो व्यक्ति होता है जिसके पास बहुत जमीन होता है। वो सोचता है कि ऐसा है कि उसकी जमीन को हड़प ली जाए। अगर आप हिंदुस्तान के ज्योग्राफी के बारे में जानते होंगे तो आपको इस बारे में बखूबी मालूम होगा कि हिंदुस्तान में भारतीय सेना के पास और इंडियन रेलवे के पास सबसे ज्यादा जमीन है। इसके बाद अगर कोई तीसरा नंबर पर, तीसरे पोजीशन पर कोई है तो वो है वक्फ, यानी कि वक्फ की प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में तीसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है जो मुसलमानों के पास है। और हिंदुस्तान की हुकूमत ये चाहती है कि उनसे ये प्रॉपर्टी छीन ली जाए। अगर ऐसा होता है तो मुमकिन है कि आने वाले 50-100 सालों के बाद हिंदुस्तान के जब मुसलमान की मौत हो जाएगी तो उन्हें जब कब्र में दफनाने की बात सामने आएगी तो उनके कब्रिस्तान की जमीनों को छीन लिया जाएगा, ये कह करके कि ये जमीन वक्फ की तो थी लेकिन इनके पास कोई कागजात नहीं थे, और फिर कागज ना होने के दम पर आपसे जमीनें छीन ली जाएगी और फिर आपको परमिशन भी नहीं दिया जाएगा कि आप अपने लोगों को वहां दफन कर सकें। तो आप तमाम लोगों से हमारी ये अपील है कि इस बिल की मुखालफत करिए। सोशल मीडिया के जरिए आप इस बिल की मुखालफत कर सकते हैं और जब भी आपको मौका मिले लोगों से बात करिए, लोगों को समझाइए, बताइए कि क्यों जरूरी है इस बिल का पास ना होना।